हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कंचन किशोर रावत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसिडरेशन के बारे में। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसिडरेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आप कह सकते हो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेज आप कह सकते हो, दैट इज योर कंसिडरेशन। ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा वो वॉइड होगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं बनेगा। क्योंकि जब हमने स्टेजेस पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में, तो हमने देखा था सबसे पहले प्रपोजल आता है, सेकेंड आपका एक्सेप्टेंस आता है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलके बनता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बनता है एग्रीमेंट, राइट। और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी क्या बनती है? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए जो कंसिडरेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम जानते हैं कि कंसिडरेशन को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2D, दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 23, 24 एंड 25। ठीक है, 2D एंड 25 स्पेसिफिकली डील करते हैं कंसिडरेशन से, एंड सेक्शन 23 एंड 24 ये बात करते हैं एक पॉइंट के बारे में जो है कि कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन मुख्यतः आपका सेक्शन 2D और सेक्शन 25 ही है जो कंसिडरेशन को पूरी तरीके से हम उसमें डील करता है कंसिडरेशन, सेक्शन 2D एंड सेक्शन 25। ठीक है, अगर हम कंसिडरेशन के मीनिंग की बात करें, जनरल मीनिंग की बात करें, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न या क्विड प्रो क्यो। ठीक है, इसको क्विड प्रो क्यो भी लिखा जाता है। क्विड प्रो क्यो का मतलब हो गया समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो मीनिंग समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न का मतलब कि जो आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एक ने प्रपोजल किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, ये प्रॉमिस बन गया, तो इस प्रॉमिस के बदले में मिलने क्या वाला है, दोनों पार्टी को क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो दैट समथिंग इन रिटर्न इज जो है वो आपका कंसिडरेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, दो पार्टी है ए और बी, ए के पास एक घर है, वो इस घर को 50 लाख रुपए का बेचना चाहता है बी को। ना ए ने प्रपोजल दिया बी को कि क्या आप मेरा घर 50 लाख रुपए का खरीदोगे, बी ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब इस केस में देखिए समथिंग इन रिटर्न क्या है। समथिंग इन रिटर्न क्या है? ए के लिए क्या है? 50 लाख रुपए, जो उसने घर दिया, घर के बदले में उसे क्या मिल रहा है? 50 लाख रुपए। बी ने 50 लाख रुपए दी, समथिंग इन रिटर्न क्या हो रहा है? उसका जो घर है वो उसको मिल रहा है। तो समथिंग इन रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्रीमेंट में, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। इसी एग्जाम्पल में अगर देखिए कि ए अपना घर जो 50 लाख रुपए का था वो बी को ट्रांसफर कर देता है और उससे बदले में कुछ भी नहीं लेता है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं, क्योंकि बी जो है ए के घर के बदले में उसे कुछ भी नहीं दे रहा है। समथिंग इन रिटर्न वहाँ पे मिसिंग है, समथिंग इन रिटर्न मिसिंग है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना, बिकॉज कंसिडरेशन वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको हम इसमें एक पॉइंट और कह सकते हैं कि कंसिडरेशन को हम प्रॉमिस फॉर द प्रॉमिस भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए ने प्रॉमिस किया है घर देने का, राइट, और बी ने प्रॉमिस किया 50 लाख रुपए देने का, तो ये जो प्रॉमिस फॉर द प्रॉमिस है या ये समथिंग इन रिटर्न है, दैट इज योर कंसिडरेशन। अभी हम इसकी जनरल मीनिंग की बात कर रहे हैं, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहे। जनरल मीनिंग में आपको समझ में आ गया होगा कि क्विड प्रो क्यो है, समथिंग इन रिटर्न है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, नाउ ये समथिंग जो है दैट कैन बी एनीथिंग, समथिंग कुछ भी हो सकता है कि एक एग्रीमेंट के बदले एक पार्टी को कुछ चीज़ मिल रही हो, दूसरी पार्टी को कुछ पैसे मिल रहे हो, मनी कंसिडरेशन हो रहा हो। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी को कुछ बेनिफिट हो रहा हो, दूसरी पार्टी को कुछ लॉस हो रहा हो, एक पार्टी को कोई राइट मिल रहा हो, दूसरी पार्टी को कोई लाइबिलिटी मिल रही हो। तो समथिंग कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी सम बेनिफिट, इट कैन बी सम लॉस, इट कैन बी सम राइट और लाइबिलिटी प्लस मनी प्लस एनीथिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे समथिंग का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है या सिर्फ चीज़ें नहीं है, राइट भी है, आपका बेनिफिट भी है, लाइबिलिटी भी है, लॉस भी है। हो सकता है कि एक पार्टी को बेनिफिट है, दूसरी पार्टी को लॉस है, एक पार्टी को राइट मिल रहा है, दूसरी पार्टी को लाइबिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, समथिंग होना चाहिए आपके
एग्रीमेंट में, तभी जाके वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि वो कंसिडरेशन उसमें होनी चाहिए, मतलब समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था इसका जनरल मीनिंग कि समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन क्या होता है, राइट। अब हमें बात करनी है कि जो कंसिडरेशन है एज पर द लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन क्या है सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप अपनी बैरक निकालेंगे तो जो आपकी डेफिनेशन है वो काफ़ी बड़ी दिखती है कंसिडरेशन की, पर एक्चुअली में वो बहुत इजी डेफिनेशन है, क्योंकि अगर आप उसको डिवाइड करके पढ़ोगे तो आपके लिए वो याद करना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं कंसिडरेशन, जो डेफिनेशन जो सेक्शन 2D में दिया है वो क्या है और उसको किस तरह से आपको ब्रेक डाउन करना है, और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद आपके जो इंपॉर्टेंट इसेंशियल हैं कंसिडरेशन के वो उसी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अलग से इसेंशियल याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी तो उसी में से आपके सारे इसेंशियल भी निकल के आ जाएंगे। आपको डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन से इसेंशियल आपके याद हो गए, और साथ के साथ आपको एक दो उसमें केस लॉ है, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इस तरह से आपका कंसिडरेशन का क्वेश्चन बन गया, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग। सेक्शन 2D जो है, देखो दोस्तों, सेक्शन 2D स्टार्ट ऐसे होता है, when at the desire of promisor, when at the desire of promisor, desire of promisor, कौन? promisor कौन होता है? अगर आप याद करो, promisor सेक्शन 2C में बताया गया है, promisor जो प्रपोजल देता है वो promisor। ठीक है, when at the desire of the promisor, promisee or any other person, promisee or any other person। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ है, when at the desire of the promisor, promisee or any other person has done or abstained from doing, ठीक है, आगे has done or abstained from doing, does or abstains from doing, ठीक है, और promises to do or abstain from doing क्या? something, comma, such act abstinence or promise ये क्या है? और प्रॉमिस इज अ कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस, ये क्या है? कंसिडरेशन है प्रॉमिस का, कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, तो ये है सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन की डेफिनेशन। अब आपको दिखने में तो काफ़ी बड़ी लग रही है, पर इसको कुछ भी नहीं है, आपको इसको ब्रेक डाउन करना है, उसके बाद आपको ये जो डेफिनेशन है वो और आसान हो जाएगी। देखिए, पहला क्या कहता है, ये सेक्शन 2D कह रहा है कि when at the desire of the promisor, किसके डिज़ायर पे होना चाहिए काम? प्रॉमिसर के डिज़ायर पे। तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा जो पहली स्टेज, जो जैसे जैसे स्टेज आ रही है आपके सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन भी। सबसे पहले प्रॉमिसर आता है, तो प्रॉमिसर के डिज़ायर पे, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये वर्ड याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिसर की बात करी, यहाँ पे और लोगों की बात भी कर रखी है, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पे प्रॉमिसी या कोई दूसरा पर्सन हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, हैज़ डन का मतलब वो कर चुका है, कौन? प्रॉमिसी या कोई दूसरा पर्सन कुछ कर चुका है या कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं किया उसने, या डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या कर रहा है, कर चुका है, कर रहा है, और प्रॉमिसेस टू डू, या उसने प्रॉमिस किया। तो तीनों चीज़ें इसमें आ गई, इसमें आ गया आपका पास्ट, ये आपका आ गया प्रेजेंट, और ये आपका फ्यूचर। तो प्रॉमिसर के डिज़ायर पे प्रॉमिसी या किसी दूसरे पर्सन ने कुछ किया या कुछ कर रहा है या कुछ करने वाला है, वो समथिंग जो भी उसने किया या जो उसने नहीं किया, ऐसा एक्ट, ऐसा एब्स्टिनेंस या ऐसा प्रॉमिस, मतलब जो उसने एक्ट किया, जो उसने नहीं किया, या जो उसने प्रॉमिस किया करने का, वो ऐसा एक्ट, एब्स्टिनेंस और ऐसा प्रॉमिस कंसिडरेशन होता है प्रॉमिस का। उसको हम कहेंगे कि वो कंसिडरेशन है किसके प्रॉमिस का? प्रॉमिसी के प्रॉमिस का। ठीक है, फिर से बता देते हैं,
सेक्शन 2D ये कहता है कि जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पे प्रॉमिसी या कोई दूसरा पर्सन कुछ कर चुका है या नहीं किया, या कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ करने वाला है या प्रॉमिस करता है कि वो नहीं करेगा, ऐसे समथिंग उस एक्ट को, उस एब्स्टिनेंस को या उस प्रॉमिस को हम कहेंगे कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस का कंसिडरेशन है वो। ठीक है, अभी आपको ये और समझ में आ जाएगा डिटेल में, क्योंकि हम एक एक पॉइंट लेके केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे तो उससे हमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके एसेंशियल्स भी हैं। पहला एसेंशियल है when at the desire of the promiser, this is your first essential element। ठीक है, तो पहला essential आपका कौन सा हुआ, this। सेकंड essential कौन सा हुआ, promisee और any other person। थर्ड essential आपका हुआ ये तीनों जो बात कर रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। और लास्ट आपका जो essential हुआ दैट इज योर समथिंग सच एक्ट, एब्सटेनेंस और प्रॉमिस। तो ये चार इंपॉर्टेंट essential एलिमेंट है कंसिडरेशन के। ठीक है, चार तो ये हैं, इसके अलावा एक जो आपका इसेंशियल एलिमेंट है वो आपको सेक्शन 25 में मिलेगा। सेक्शन 25 में मिलेगा आपको, जो मैंने भी बताया था सेक्शन 25 आपको पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा जो आपका इसेंशियल एलिमेंट है वो सेक्शन 23 और 24 में मिलेगा। तो आपका कितने टोटल इसेंशियल्स हो गए, 4 ये हैं, 2 ये है, 6 आपको पढ़ने हैं टोटल इसेंशियल। तो 4 आपको याद रखना ईजी है अगर आपको डेफिनेशन याद है तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं पहले इसेंशियल की, जो बात कर रहा है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिज़ायर पे। ठीक है, अब प्रॉमिसर के डिज़ायर पे काम होना चाहिए। तो प्रॉमिसर कौन, सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग प्रॉमिसर इज दैट पर्सन हु मेड द प्रपोजल, जिसने प्रपोजल दिया है वो होता है आपका प्रॉमिसर। जिसने उसको एक्सेप्ट कर लिया वो बन जाता है आपका प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर के डिज़ायर पे दिस इज द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट केस लॉ को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, 1880 का केस है ये। ठीक है, तो ये जो केस है ये इस पॉइंट को और क्लियर कर देगा आपका कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। सो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस 1880 का, राइट। ना इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो क्या है कि यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं, एक तो 2 पार्टीज़ तो आपके सामने हैं, दुर्गा प्रसाद और बलदेव, एक पार्टी इसमें और है दैट इज़ कलेक्टर, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है इस केस में कि कलेक्टर के ऑर्डर पे, कौन, कलेक्टर के ऑर्डर पे दुर्गा प्रसाद जो है एक मार्केट में कुछ शॉप कंस्ट्रक्ट कराते हैं। कलेक्टर ऑर्डर देते हैं दुर्गा प्रसाद को कि एक मार्केट की जगह वहाँ पे आप कुछ शॉप का कंस्ट्रक्शन करा दीजिए। ठीक है, तो दुर्गा प्रसाद क्या करते हैं, अपने एक्सपेंसेस पे, मतलब अपने खर्चे पे वहाँ पे जो शॉप्स है वो कंस्ट्रक्ट कराते हैं। जब वो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो एक शॉपकीपर जो बलदेव है वो प्रॉमिस करते हैं दुर्गा प्रसाद को कि जब मैं इस शॉप में आ जाऊँगा और जितने भी मैं आर्टिकल सोल्ड करूँगा, ठीक है, अपनी दुकान पे मैं जितने भी आर्टिकल बेचूंगा उस पे मैं आपको कमीशन दिया करूँगा। ठीक है, आर्टिकल सोल्ड पे जितना भी कमीशन होगा, जितना भी मुझे फ़ायदा होगा उसमें से कुछ पोर्शन कमीशन के तौर पे मैं आपको, दुर्गा प्रसाद को वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको ये कमीशन दूंगा, राइट। नाउ अब जब शॉप्स बन जाती है और बलदेव वहाँ पे आ जाते हैं तो बलदेव क्या करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं अपने इस प्रॉमिस को, जो प्रॉमिस उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि मैं आपको ये कमीशन नहीं देने वाला। नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दुर्गा प्रसाद फाइल्स अ केस अगेंस्ट बलदेव। इस बात पे वो केस फाइल करते हैं दुर्गा प्रसाद बलदेव के अगेंस्ट कि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था कमीशन देने का, ठीक है, वो आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके से आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो रहा है। बट यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। वैलिड कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी अराइज नहीं हुआ। अब इस केस में कंसिडरेशन कैसे नहीं है, आप देखो इस केस में क्या हो रहा है। अगर हम एक जनरल मीनिंग की बात करें जो हमने देखा था कंसिडरेशन का, समथिंग इन रिटर्न, इस केस में समथिंग इन रिटर्न है, क्या है, दुर्गा प्रसाद को क्या मिलने वाला है, कमीशन, और बलदेव को क्या मिलने वाली है, उसको मिलने वाली है वो दुकान जिसमें वो आके अपना सामान बेचेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको बिल्कुल जनरल टर्म्स में देखें, उस जो कंसिडरेशन का मीनिंग है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक वैलिड कंसिडरेशन हुई है। लेकिन अगर आप इसको लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो सेक्शन 2D में डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, पहला इसेंशियल यही कह रहा था कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिज़ायर पे कोई काम हुआ है। यहाँ पे प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसर है बलदेव, जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कमीशन दूंगा अगर शॉप्स कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो। ठीक है, नाउ प्रॉमिसर कौन है, बलदेव, प्रॉमिसी कौन है, दुर्गा प्रसाद। तो यहाँ पे
पहला इसेंशियल क्या कह रहा है कि प्रोमिसर के डिज़ायर पे काम होना चाहिए, मतलब बलदेव के डिज़ायर पे काम होना चाहिए। क्या बलदेव के डिज़ायर पे दुर्गा प्रसाद ने शॉप कंस्ट्रक्ट कराई थी? नहीं, क्योंकि दुर्गा प्रसाद ने जो शॉप्स कंस्ट्रक्ट कराई थी वो कलेक्टर के कहने पे कराई थी, तो बलदेव के कहने पे नहीं कराई थी। और बलदेव कौन है? प्रोमिसर। और पहला इसेंशियल क्या कहता है कि प्रोमिसर के डिज़ायर पे काम होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने ये कहा कि प्रोमिसर के डिज़ायर पे आपने काम नहीं किया है। अगर आपने प्रोमिसर के डिज़ायर पे ही काम नहीं किया तो जो पहला इसेंशियल है वही फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन जो कहता है डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए कंसिडरेशन, वही यहाँ पे लैक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दिस केस देयर इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है, और कंसिडरेशन नहीं होगा तो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये केस से आप समझ गए होंगे कि डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर क्या है। ठीक है, जो प्रोमिसर है उसके डिज़ायर पे काम होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको पहला वाला जो इसेंशियल है वो समझ में आ गया, दैट इज़ व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, नाउ सेकंड इसेंशियल है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सेकंड इसेंशियल है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन का मतलब क्या है? अभी हमने देखा कि डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिज़ायर पे या तो प्रोमिसी या कोई दूसरा पर्सन कुछ करेगा, जो हमने आगे इसेंशियल के में बात करेंगे, हैज़ डन और डूइंग और प्रोमिसेस टू डू। ठीक है, तो प्रोमिसी और कोई दूसरा पर्सन, इसका मतलब क्या है कि प्रोमिसर के डिज़ायर पे या तो प्रोमिसी कुछ कर रहा है या फिर कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है। तो इसे जो ये वाला जो पॉइंट है इसको समझने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है चिनैया वर्सेस रमैया। इसका नाम है चिनैया वर्सेस रमैया, 1882 का केस है। ठीक है, अब चिनैया वर्सेस रमैया के केस की जो फैक्ट्स है वो इस तरीके से हैं कि इस केस में 3 पार्टीज़ हैं यहाँ पे भी। एक है मदर, उनकी डॉटर, और मदर का जो एक ब्रदर है या उसका अंकल हो गया। ठीक है, तो 3 पार्टी है। तो मदर क्या करती है? मदर अपनी प्रॉपर्टीज़ का गिफ्ट देती है अपनी डॉटर को। ठीक है, एक गिफ्ट डीड, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के थ्रू वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है अपनी डॉटर को, प्रोवाइडेड वो उस गिफ्ट डीड में ये लिखती है कि जो मेरी डॉटर है अगर वो मेरे भाई को पर मंथ 650 जो है वो एज अ अलाउंस देगी। ठीक है, मतलब 650 रुपये आपको मेरे भाई को देने हैं। अगर मैं आपको अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी वो गिफ्ट में दे रही हूँ तो उसके बदले आपको इतने पैसे मेरे भाई को मंथली देने हैं। ठीक है, नाउ जो यहाँ पे डॉटर है वो प्रॉमिस करती है अपने मदर को कि मैं क्या करूँगी, अपने जो प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट दी उसमें से 650 रुपीज़ मैं मंथली अपने अंकल को दूंगी। राइट, अब क्या होता है कि कुछ टाइम तक शी गेव मनी टू हर अंकल, बट आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप कर जाती है, वो नहीं देती है ये जो पैसे इसको देने थे अपने अंकल को। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंकल है वो केस फाइल करते हैं डॉटर के अगेंस्ट, इस बात पे कि यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉमिस किया गया था डॉटर की तरफ से उसका वायोलेशन हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है। राइट, डॉटर का ये कंटेंशन था इस पर्टिकुलर केस में कि यहाँ पर एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। वैलिड कंसिडरेशन क्यों नहीं है? डॉटर कह रही है कि मैं अपने अंकल को 650 रुपीज़ दे रही हूँ, लेकिन उसके बदले में अंकल मुझे क्या दे रहे हैं? अंकल मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अगर मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, तो कंसिडरेशन भी नहीं है। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो इसीलिए पॉइंट ये है डॉटर की तरफ से कि वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, इसीलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैंने ब्रीच भी नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप इस केस के फैक्ट्स को देखेंगे तो कोर्ट ने जब सेकंड इसेंशियल यहाँ पे बात करी, जो सेकंड इसेंशियल क्या है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि ठीक है अंकल ने आपको कुछ नहीं दिया लेकिन आपकी मदर ने तो आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोमिसी कौन है? अंकल। प्रोमिसर कौन? डॉटर। डॉटर प्रोमिसर थी ठीक है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रोमिसी ने नहीं किया, पर बदले मदर ने तो किया। मदर ने तो आपको अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी। और सेकंड इसेंशियल कहता है या तो प्रोमिसी या कोई दूसरा पर्सन
तो इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि मदर जो है यहाँ पे एनी अदर पर्सन है और ये एक वैलिड इसेंशियल है कंसिडरेशन का एज पर सेक्शन 2D। या तो प्रॉमिसी कुछ करेगा या प्रॉमिसी के बदले में कोई दूसरा पार्टी भी कर सकता है, मतलब या तो प्रॉमिसी होगा या एनी अदर पर्सन होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक वैलिड कंसिडरेशन है, क्योंकि भले ही वो प्रॉमिसी की तरफ से नहीं हुई है लेकिन किसी दूसरे पर्सन की तरफ से हुई है। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर केस डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन नॉट सू। ठीक है, एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कहते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है कि ऐसी पार्टी जो स्ट्रेंज है कॉन्ट्रैक्ट के लिए या कंसिडरेशन के लिए, वो कंसिडरेशन नहीं दे पाएगी। जैसे मतलब इस केस में क्या है, अंकल जो है वो एक स्ट्रेंजर है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, मदर और डॉटर के बीच में। तो अंकल स्ट्रेंजर हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, जब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अंकल स्ट्रेंजर है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स भी नहीं करवा सकेगा। ये कहता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है वो इंडियन लॉ में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई स्ट्रेंजर है जिसके बेनिफिट के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो अपना जो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, क्योंकि वो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का जो प्रिंसिपल है वो इंडियन लॉ में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन का, कि सिर्फ प्रॉमिसी ही नहीं, उसके बदले पे कोई दूसरा पर्सन भी अगर कुछ कर रहा है प्रॉमिसर के लिए तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड इसेंशियल, दैट इज प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, इसका थर्ड इसेंशियल जो है, जो हमने बात की थी कि कुछ कर चुका है या कुछ कर रहा है या कुछ करने वाला है, प्रॉमिस कर रहा है, तो ये तीनों जो होगा ये वैलिड कंसिडरेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तीसरा हमारा इसेंशियल है कि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, कंसिडरेशन मे बी पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वर्डिंग से आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट था हैज़ डन और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट था डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और फ्यूचर था प्रोमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, जो प्रेजेंट कंसिडरेशन होते हैं उसे हम एग्जीक्यूटेड भी कहते हैं, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। फ्यूचर को हम एग्जीक्यूटरी भी कहते हैं, और पास्ट तो पास्ट ही है। ठीक है, तो अगर प्रॉमिसर के डिज़ायर पे प्रॉमिसी या किसी और पर्सन ने पास्ट में कुछ किया या प्रेजेंट में कुछ कर रहा है या फ्यूचर में कुछ करने वाला है तो वो वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट में, पहले पास्ट को समझने से पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है। प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या है, प्रेजेंट में क्या है कि आपको एक गाड़ी खरीदनी, आप शोरूम में जाते हो, आपने गाड़ी, उस सामने वाली पार्टी ने क्या किया, आपको गाड़ी दी, आपने उसके बदले उसे कैश दे दिया, तो ये एक प्रेजेंट कंसिडरेशन है कि आपको एट द टाइम गाड़ी मिल गई, उसी टाइम उसको पैसे मिल गए, तो ये था प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें तो आप शोरूम में गए, गाड़ी वाले ने कहा कि 12 तारीख को गाड़ी आएगी, उस दिन मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। आपने कहा कि ठीक है 11 को आप मुझे डिलीवर करोगे तो मैं आपको क्या करूँगा, 12 तारीख को उसके पैसे दे दूंगा। तो ये क्या है, फ्यूचर कंसिडरेशन हो रही है ना, कि फ्यूचर में आएगी तब मैं आपको दूंगा, और उसके जो पैसे देने का वादा है वो आप कर रहे हो कि 1-2 दिन बाद मैं आपको उसके पैसे भी दे दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो रहा है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ करने का, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग भी है, मतलब कुछ अगर आपको, आप प्रॉमिसर ये कहता है कि आप कोई चीज़ नहीं करनी और आप उसको प्रॉमिस करोगे ठीक है मैं ये काम नहीं करूँगा, तो वो भी एक फ्यूचर कंसिडरेशन होता है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेन बात आती है पास्ट पे, कि पास्ट का मतलब ये है कि आपने काम पहले कर दिया, आप पहले कुछ कर चुके हो और वो काम करने के बाद आपको प्रॉमिस हुआ है कुछ आपको देने का। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए पास्ट जो होती है वो 2 तरीके से हो सकता है पास्ट कंसिडरेशन। पहला है एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिज़ायर पे, और दूसरा होता है वॉलंटरी। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है, ठीक है, ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। ए का एक्सीडेंट हो जाता है,
ठीक है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने बी से हेल्प ली, उसने बी को कहा कि प्लीज़ मुझे जो है आप हॉस्पिटल लेके जाइए और हॉस्पिटल में एडमिट कराइए क्योंकि मुझे चोट लगी है। नाउ वो क्या कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, किसको, बी को रिक्वेस्ट कर रहा है। बी उसको लेके जाता है हॉस्पिटल में, उसको एडमिट करता है, ठीक है। अब ए जो है इस, क्योंकि बी ने उसकी हेल्प करी तो वो प्रॉमिस करता है ए बी को प्रॉमिस करता है क्योंकि आपने मेरी हेल्प करी तो उसके बदले में मैं आपको 1000 रुपये देना चाहता हूँ, ठीक है। प्रॉमिस कर दे कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। यहाँ पे क्या हुआ कि काम पहले हो चुका है, मतलब बी ने पहले उसकी लाइफ सेव करके उसको हॉस्पिटल ले गया और प्रॉमिस ए ने कब किया, बाद में किया, जब वो काम कर चुका उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है पास्ट कंसिडरेशन, मतलब काम पहले हो चुका है, प्रॉमिस उसको उस कंसिडरेशन का जो प्रॉमिस हो रहा है वो बाद में हो रहा है, कुछ देने की बात बाद में की जा रही है, ठीक है। तो वो हो गया पास्ट कंसिडरेशन। अब उसको हमने दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है। एक तो होता है एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस केस में जब एक्सीडेंट हुआ तो आपने हेल्प मांगी, ठीक है। ए ने हेल्प मांगी बी से कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, तो यहाँ पे आपने जो हॉस्पिटल उसको लेके गए वो उसके डिज़ायर पे ले गए, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो ये तो एक वैलिड कंसिडरेशन है क्योंकि हमने सेक्शन 2D का पहला एसेंशियल पढ़ा, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिज़ायर पे आपने काम किया, तो वो तो वैलिड है एज पर सेक्शन 2D। और पास्ट कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन है इंडियन लॉ में, ठीक है। अगर हम बात करें वॉलेंट्री की, वॉलेंट्री मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप उसको, उसने आपसे कोई हेल्प नहीं मांगी, आप खुद गए, आपने उसको देखा कि उसको चोट लगी, आप उसे हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है। और वहाँ पे उस पर्सन ने आपको प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है आपने मेरी हेल्प करी, उसके बदले में आपको 1000 रुपये दूंगा। नाउ यहाँ पे अगर वो आपको 1000 रुपये देने से मना कर देता है तो आप उसके अगेंस्ट अगर केस फाइल करते हो कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था और मैं अब ये जो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहा, तो इस केस में कोर्ट पहले ये देखेगी कि क्या आपने एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर काम किया, उसने आपसे कोई हेल्प नहीं ली थी, आपने खुद वॉलंटरली उसको हेल्प करने की कोशिश की। तो इस ग्राउंड पे सेक्शन 2D में तो आप फेल हो जाओगे, मतलब सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिलने वाली ना, क्योंकि डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर आपने काम ही नहीं किया, भले वो पास्ट कंसिडरेशन था पर एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको कोई रेमेडी नहीं मिल रही है लॉ में, मिलेगी आपको रेमेडी मिलेगी सेक्शन 25 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको रेमेडी मिलेगी सेक्शन 25 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 25 क्लॉज 2 ये बात करता है कि जो कोई पास्ट वॉलेंटरली सर्विस होती है, जो आपने पास्ट में की है किसी के लिए वॉलेंटरली अगर आपने करी है और दूसरा पर्सन उसको जो सर्विस उसने रेंडर की आपसे, जो वॉलेंटरली आपने किसी के लिए सर्विस दी है, सामने वाले पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको कंपनसेट करेगा, तो वो एक तरीके का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है एज पर सेक्शन 25। सेक्शन 25 में सेक्शन 25 बेसिकली क्या है, सेक्शन 25 एक्सेप्शंस बताता है इस रूल के कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन सेक्शन 25 इसका एक्सेप्शंस बताते हैं। सेक्शन 25 में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि कब एक एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो ये जो पॉइंट है वो उसी का एक एक्सेप्शन का एक पॉइंट है कि अगर पास्ट में किसी ने वॉलेंटरली आपके लिए कुछ किया है, आपके डिज़ायर पे नहीं किया है, वॉलेंटरली कुछ किया है और आपने उसको कंपनसेट करने का प्रॉमिस किया है, तो ऐसा प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नेचर का होगा। उस सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि इसने मेरे डिज़ायर पे काम नहीं किया, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 25 क्लॉज 2 की, ठीक है। सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग आपको रेमेडी नहीं मिलेगी बल्कि आपको सेक्शन 25 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग रेमेडी मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है कि पास्ट वॉलेंट्री सर्विस क्या इन्फोर्सेबल नेचर की है, यस इट इज़ इन्फोर्सेबल नेचर एज पर सेक्शन 25 क्लॉज 2, ठीक है, बट नॉट अंडर सेक्शन 2D। तो आपको समझ में आ गया कि पास्ट में अगर आपने प्रॉमिसर के डिज़ायर पे कुछ काम किया है तो भी वो इन्फोर्सेबल नेचर की है। पास्ट में अगर आपने वॉलंटरली किया है किसी के लिए और उसने सामने वाले पार्टी ने आपको प्रॉमिस दे दिया है कुछ कंपनसेट करने का, तो वो भी इन्फोर्सेबल नेचर की एज पर सेक्शन 25 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था कि कंसिडरेशन पास्ट हो सकती है, कंसिडरेशन प्रेजेंट हो सकती है, कंसिडरेशन फ्यूचर हो सकती है। तो तीनों तरह की जो कंसिडरेशन है वो इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। तो ये था आपका थर्ड इसेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है समथिंग एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस।
एब्सटिनेंस और प्रॉमिस। कहने का मतलब या तो आपने कुछ एक्ट किया या कुछ एब्सटिनेंस किया या प्रॉमिस किया कुछ करने का, तो कुछ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने जब कंसिडरेशन में स्टार्टिंग में जनरल इसका मीनिंग देखा था, तो समथिंग इन रिटर्न होना बहुत ज़रूरी। तो समथिंग वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ तो आपने किया हो या कुछ आपने नहीं किया हो या कुछ आपने प्रॉमिस किया हो करने का। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है अब्दुल अजीज़ वर्सेस मासूम अली। ना अब्दुल अजीज़ वर्सेस मासूम अली के केस में क्या होता है कि एक मस्जिद है, उसका रिपेयर का काम होना है। ठीक है, तो इसमें जो मासूम अली है वो ये प्रॉमिस करते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये मस्जिद का रिपेयर का काम शुरू होगा तो उसके लिए मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा। ठीक है, मतलब इस रिपेयरिंग के लिए मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगा। राइट, अब क्या होता है कि अभी तक मस्जिद का रिपेयर का काम कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अब्दुल अजीज़ आके मासूम अली से जो 500 देने का उन्होंने वादा किया है उसकी वो आके बोलते हैं कि आप जो 500 देने का आपने प्रॉमिस किया है उसको आप पे कर दीजिए, हम मस्जिद का काम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस केस में जो मासूम अली है वो मना कर देते हैं 500 रुपीज़ देने से, इस ग्राउंड पे कि एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे, कि आपने जो प्रॉमिस किया था कि आप मस्जिद का काम शुरू करोगे, उसका रिपेयर का काम शुरू करोगे, वो आपने किया नहीं, और उस प्रिटेक्स्ट पे ही मैंने आपको 500 रुपये देने का वादा किया था। नाउ यहाँ पे जो कोर्ट ने ये कहा कि जो मासूम अली है ही इज़ नॉट बाउंड टू पे 500 रुपीज़। ये इसलिए बाउंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट वर्ड है कि जो प्रॉमिसी है वो कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉमिसी ने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, उसको मस्जिद का रिपेयर का काम शुरू करना था, उसी बेस पे उसने 500 रुपये देने का वादा किया था, तो काम ही शुरू नहीं हुआ तो फिर 500 रुपये वो नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो मासूम अली है वो बाउंड नहीं है अपने पैसे देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैलिड कंसिडरेशन है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो केस है इसमें जो उसने 500 रुपये देने का वादा किया था वो चैरिटी में देने का वादा किया था, क्योंकि ये मस्जिद को रिपेयर करने का काम ही चैरिटेबल पर्पस में आता है। तो चैरिटेबल पर्पस में जिसमें अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है, या फिर आपके चैरिटी देने से उसके बनने या बिगड़ने का कोई कुछ भी डिपेंड नहीं करता, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ने ये कहा कि चैरिटेबल पर्पस के लिए आप बाउंड नहीं कर सकते सब्सक्राइबर को कि वो आपको क्या करे, पेमेंट आपको दे। तो इस केस में यही फैक्ट्स है कि एक्ट के बेस पे बताया गया कि एक्ट नहीं हुआ है, प्रॉमिसी की तरफ से कोई भी एक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मासूम अली इज़ नॉट बाउंड टू पे हिज सब्सक्राइब जो उसने सब्सक्रिप्शन के लिए जो बात कही थी, 500 रुपये देने की बात कही थी, उसके लिए उसे बाउंड नहीं किया गया। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये इंपॉर्टेंट बात ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमें कंसिडरेशन होने के लिए कुछ एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, या कुछ एब्सटेंस होना बहुत ज़रूरी है, कुछ प्रॉमिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो एक्ट है यहाँ पे उसमें समथिंग वर्ड लिखा गया है, तो क्या कुछ भी, अगर इसमें एक पॉइंट ये नोट करने वाला ये भी है कि क्या कोई भी वर्थलेस एक्ट कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपने प्रॉमिसर के कहने पे प्रॉमिसर ने कोई काम किया और वो काम बहुत छोटा सा काम है, ठीक है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है उस चीज़ में, तो क्या वो एक वैलिड कंसिडरेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी 50 लाख रुपए की है, मैंने कहा बी को कि अगर आप मेरी इस गाड़ी की सफाई कर दोगे, इस गाड़ी को धो दोगे, तो उसके बदले में ये गाड़ी आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉमिसर मतलब मेरे डिज़ायर पे सामने वाली पार्टी ने मेरी गाड़ी को धो दिया, मेरे डिज़ायर पे उसने काम किया। ठीक है, अब मुझे क्या मिल रही है, मुझे मिल रहा है उसकी सर्विसेज, तो ये कंसिडरेशन है, उसको मिलने वाली है मेरी गाड़ी, ये क्या, ये कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कुछ एक्ट होना चाहिए, तो एक्ट हुआ है। लेकिन ये जो एक्ट यहाँ पे किया गया है सामने वाली पार्टी के द्वारा, वो उसने से सफाई करी और उसकी सफाई के बदले में क्या दे रही हूँ, उसे अपनी गाड़ी दे रही हूँ जो भी 50 लाख रुपए की। तो ये ऐसा एक्ट है, मतलब एक्ट तो हुआ है लेकिन वो एक्ट जो है वो बहुत ही छोटे नेचर का है, ऐसा एक्ट है जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते मेरे एक्शन को, जो मैंने उसको अपनी गाड़ी दे दी है। तो ठीक है, तो एक्ट यहाँ पे कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के थ्रू ये कहा है कि एक्ट ऐसा होना चाहिए दैट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। जो आपने कोई समथिंग किया है उसकी लॉ की नज़रों में कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा एक्ट, ऐसा एब्सटेंस या प्रॉमिस, इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ फॉर अराइविंग अ वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड कंसिडरेशन के लिए ये पॉइंट होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है आपका कि कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल के लिए आपको सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 को पढ़ना है। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24।
सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बता रखा है कि कब कब कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होती। हमने सेक्शन 10 पढ़ा था। सेक्शन 10 ये कहता था कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगी तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। और सेक्शन 23 एंड 24 ये कहते हैं कि कौन सी कंसिडरेशन लॉफुल होगी, कौन सी कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ ग्राउंड्स बता रखे हैं सेक्शन 23 में कि कब कब कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होती, जैसे कि या तो वो फ्रॉडलेंट हो, अगर कोई कंसिडरेशन फ्रॉडलेंट हो, या फॉरबिडन बाय लॉ हो, ठीक है, या लॉ के प्रोविजन को डिफीट करती हो, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ग्राउंड दिए गए हैं कि अगर आपकी कंसिडरेशन इन कैटेगरी में फॉल होती जो सेक्शन 23 में मेंशन है तो वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगी, और लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगी तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है लीगल होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टी है ए और बी। ए ने बी से कहा कि तुम जाके सी का मर्डर कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बी ने जाके सी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब बी वापस आता है और ए से कहता है कि मेरे को 10,000 रुपये दो। ए यहाँ पे मना कर देता है 10,000 रुपये देने से। अब बी क्या करता है कि कोर्ट में जाता है, कोर्ट के सामने कोर्ट में केस फाइल करता है और कहता है कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था, जो इसने मुझे प्रपोजल दिया था मैंने एक्सेप्ट कर दिया था वो, और इसमें कंसिडरेशन भी था। इसको मैंने इसके कहने पे, इसके डिज़ायर पे मर्डर कर दिया और इसने बदले में मेरे को 10,000 रुपये देने का वादा किया था, और अब ये मुझे वादा जो अपना है वो पूरा नहीं कर रहा है। तो इस केस में देखिए जो कंसिडरेशन है जो बी को मिलने वाले थे 10,000 रुपये, उसके बदले में उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। और मर्डर क्या है, वो ऐसा एक्ट है, ऐसा क्राइम है जो कि लॉ उसको परमिट नहीं करता ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंस उसने कर दिया है। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो लीगल नहीं है, ठीक है, कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। तो कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल फॉर अराइजिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी कंसिडरेशन है, जिस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करो, समथिंग इन रिटर्न जो हो रहा है वो लीगल होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। तो ये बात करते हैं सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24। इन सेक्शंस को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इस पॉइंट को समझने के लिए ये जान लीजिए कि कंसिडरेशन लॉफुल होती है, कब कब लॉफुल होगी। जैसे मैंने आपको बताया 24-23 के अंदर कुछ कैटेगरीज दे रखी है कि इन कंडीशन में कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होती, बाकी टाइम पे कंसिडरेशन एक लॉफुल कंसिडरेशन होगी, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है, दैट इज कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट। करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल की, जो कहते हैं कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट। कंसिडरेशन का एडवोकेट होना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक घर है 50 लाख रुपए का, आप उस घर को 50 लाख के घर को 10 लाख रुपए में बेचने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जब हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये सही नहीं लग रहा है ना, क्योंकि आप अपना 50 लाख का घर जो बहुत ज़्यादा कीमत का उसको बहुत कम कीमत में बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक वैलिड कंसिडरेशन होगी। ये बहुत आपका सेक्शन 25 का जो क्लॉज एक्सप्लेनेशन 2 है, सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अगर कोई पार्टी उसकी कंसर्न अगर उसने फ्रीली दी है तो कंसिडरेशन का इनएडुकेट होना कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी तो उस सिचुएशन में आपकी कंसिडरेशन का इनएडुकेट होना मायने रखता है, ठीक है। अगर हम सेक्शन 25 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो देखिए क्या कहता है कि एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट अ वॉइड मेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडुकेट। इसी ग्राउंड पे ये इनएडुकेट जो आपकी कंसिडरेशन है वो वॉइड नहीं हो जाएगा कि जो आपकी कंसिडरेशन थी वो इनएडुकेट थी, लेकिन बट द इनएडुकेसी ऑफ द कंसिडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसर्न ऑफ द प्रोमिसर वाज फ्रीली गिवन। लेकिन अगर आपकी कंसेंट फ्रीली नहीं दी थी, आपके ऊपर किसी तरह का दबाव था, तो उस सिचुएशन में कोर्ट इनएडुकेसी को कंसिडर कर सकता है, देख सकता है कि हाँ हो सकता है कि आपने अपनी कंसेंट फ्रीली नहीं दी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास इसी जो सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 है उसका एग्जाम्पल दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है। ये कहता है कि आपके पास एक घोड़ा है जो 1,000 रुपये का है। अब आप 1,000 का घोड़ा 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो, तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन है, क्योंकि कंसिडरेशन एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है, प्रोवाइडेड आपने अपनी कंसेंट फ्रीली दी है, ठीक है। तो अगर आपने अपनी कंसेंट फ्रीली दी है तो 1,000 का घोड़ा अगर आप 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप अपना 1,000 का घोड़ा 10 रुपये में बेच रहे हो लेकिन आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ये देखेगी कि आपकी जो कंसेंट थी वो फ्रीली नहीं दी गई थी, उस टाइम पे
कंसिडरेशन का एडुकेट होना या ना होना उसको कोर्ट कंसिडर कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 25 जो कहता है कि कंसिडरेशन का एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपने जो कंसेंट थी वो आपने फ्रीली दी थी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसेंशियल एलिमेंट हैं कंसिडरेशन के जो बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 2D में आपके 4 इसेंशियल एलिमेंट है, उसके अलावा 2 इसेंशियल एलिमेंट आपका 23, 24 एंड 25 में दिए गए। तो आई होप कि आपको कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन के इसेंशियल एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 25 के ऊपर। ये इसी वीडियो का कंटिन्यूशन होने वाला है क्योंकि हमें इन दोनों सेक्शन को कंबाइनली पढ़ना है। और सेक्शन 25 बेसिकली किस चीज़ से डील करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा वो वॉइड होगा। ठीक है ना, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नाउ सेक्शन 25 इस रूल के एक्सेप्शंस बताता है कि कब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका केस उन एक्सेप्शन में फॉल होता है जो सेक्शन 25 में मेंशन है। तो सेक्शन 25 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।